हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल प्रोफेसर तुकी डिसाइड। और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे जर्नल एंट्री चैप्टर को। पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक्स कवर कर लिए थे और डिस्काउंट और रिबेट, ये दो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर कर लिए थे। पार्ट 2 के अंदर ना हम लोग जितने भी स्पेशल ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे देखने वाले हैं। और ट्रस्ट मी, पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों पार्ट अगर आपने देख लिए ना तो आपका जर्नल एंट्री चैप्टर 100% कॉन्सेप्चुअली कवर हो जाएगा। ये दोनों पार्ट देखने के बाद फिर आप आपकी रेफरेंस बुक का कोई सा भी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सॉरी। अभी ना हम लोग क्या करते हैं, एक बार ये पूरा समरी है, हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ लिया एक बार वो देख लेते हैं, और पार्ट 2 में आज का हमारा टारगेट क्या है इस वीडियो का वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम लोगों ने सबसे पहले समझा था जर्नल का मतलब क्या होता है, क्यों जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, क्यों क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है, ये सब हमने समझा था। फिर हमने समझा था ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न अप्रोच, ये दोनों अप्रोच क्या बोलती हैं, ये दोनों अप्रोच के गोल्डन रूल क्या है वो हमने समझे थे। देन स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग, मतलब जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने से पहले कुछ ऐसी स्टेप्स हैं जो आपको दिमाग में रखनी। जैसे आप ट्रांजैक्शन पढ़ोगे तो ट्रांजैक्शन को पढ़ने के बाद आपको कुछ स्टेप्स है जो हमने समझी थी वो अपने सबसे पहले सोचनी है। वो अगर आपने सोच ली ना और फिर आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने गए तो आपका ट्रांजैक्शन कभी गलत रिकॉर्ड नहीं होगा। देन हमने समझा था क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड ट्रांजैक्शन विच आर रिलेटेड टू गुड्स, मतलब गुड्स। अभी ना जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं हमने ये पार्ट 1 में कवर कर लिया था कि आपको ना मैक्सिमम ट्रांजैक्शन में गुड्स रिपोर्ट दिखेगा, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, पर कहीं पे भी गुड्स अकाउंट यूज नहीं होता है। गुड्स अकाउंट की जगह परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न ये अकाउंट यूज होते हैं। तो हमने ये सब समझा था। फिर हमने समझा था कैश और क्रेडिट का चक्कर, मतलब हम लोग जब गुड्स खरीदते हैं, गुड्स बेचते हैं ना, तो कभी हम कैश में खरीदते हैं, कभी हम क्रेडिट में खरीदते हैं। तो कई बार ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कब कैश में खरीदा कब क्रेडिट में खरीदा, क्योंकि ना ट्रांजैक्शन में कैश और क्रेडिट कई बार दोनों लिखा होता है, कई बार कुछ लिखा नहीं होता। तो हम लोगों ने वो पूरा कैश और क्रेडिट का चक्कर जो है एक समराइज वे में बनाकर समझा था। देन हम लोगों ने समझा था टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री सिंपल, कंपाउंड एंट्री, दो टाइप की जर्नल एंट्री होती है, तो हमने ये दोनों समझी थी। फिर हमने डिस्काउंट और फिर हमने रिबेट को समझा था। ठीक है, अभी आज का हमारा टारगेट क्या है, हम लोग सबसे पहले स्पेशल एंट्रीज, मतलब जो भी आपकी स्पेशल एंट्रीज है जैसे बैड डेट रिकवर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, ये सब कवर करेंगे। देन ओपनिंग जर्नल एंट्री, ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या होती है वो हम समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट। आप लोग को एसेट हम खरीद के लेके आए, वो रिकॉर्ड करना आता है, वो आप लोगों ने बेसिक्स में सीख लिया। पर जब आप उस एसेट को खरीद के लाए ना तो उसके ऊपर एक डेप्रिसिएशन नामक एक चीज है जो उसके ऊपर लगती है। तो वो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे होती है वो हम समझेंगे। देन आप जब उस फर्नीचर या जो भी एसेट खरीद के लाए हो, जो भी मशीनरी खरीद के लाए हो, उसको अगर आप बेचते हो तो उसको बेचने में आपको गेन या लॉस जो भी होगा, तो गेन और लॉस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो हम लोग समझेंगे। देन कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन है विच आर रिलेटेड टू गुड्स, जैसे आपने गुड्स को एज अ फ्री सैंपल दे दिया, आपने एज अ चैरिटी दे दिया, ड्राइंग्स कर लिया, तो वो सब हम यहाँ पे रिकॉर्ड करना सीखेंगे। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, इन सब का ट्रांजैक्शन हम लोग समझने वाले हैं। देन इंश्योरेंस क्लेम, मतलब जो आपका गुड्स है वो लॉस बाय जो फायर हुआ ना तो उस केस में आपके पास इंश्योरेंस था या इंश्योरेंस नहीं था, अगर था तो फिर कैसे हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, अगर नहीं था तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो सब हम समझने वाले हैं। देन सेकंड लास्ट हमारा होगा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, जो भी आपके बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हम सब समझने वाले हैं। देन आपका पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, और ये सब करने के बाद ना आपके कॉन्सेप्चुअली पूरा का पूरा आपका जर्नल एंट्री चैप्टर एकदम कंप्लीट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं हमारे आज के टारगेट के ऊपर और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी स्पेशल एंट्रीज से। ठीक है, तो हमारी स्पेशल एंट्रीज ये रही। सबसे पहले हमें समझना है बैड डेट को। देखो अभी ना हम वीडियो में अंदर जाने वाले हैं, हम पूरा हमारा कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, तो एकदम तैयार हो जाओ। ठीक है, स्पेशल एंट्रीज में हम सबसे पहले जो समझने वाले हैं वो है बैड डेट। अभी बैड डेट क्या होता है, बैड डेट ना एक तरह से आपके बिजनेस का नुकसान है। नुकसान है क्यों, बैड डेट का मतलब है ऐसी डेट, मतलब ऐसा पैसा जो आपके बिजनेस को ना आना था, जो आपको किसी से लेना था पर अब वो नहीं आने वाला है। अब उस इंसान की नीयत बदल गई है, या हम बोल सकते हैं किसी भी रीजन की वजह से, मे बी वो इंसॉल्वेंट हो गया या कुछ भी रीजन से हमें बिजनेस के अंदर जो पैसा आना था वो अब बिजनेस में नहीं आने वाला है। तो जो पैसा हमारे बिजनेस में आने वाला था वो नहीं आने वाला है, तो उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बैड डेट बोलते हैं। व्हेन गुड्स सोल्ड टू कस्टमर ऑन क्रेडिट, जब आप किसी कस्टमर को क्रेडिट पे मतलब उधार में गुड्स बेचते हो एंड अमाउंट बिकम इररिकवरेबल ड्यू टू हिज इंसॉल्वेंसी और फॉर सम अदर रीजन, मतलब किसी भी रीजन की वजह से अगर वो अमाउंट बिजनेस में इररिकवरेबल हो गया है, मतलब आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हो, वो मे बी पार्शियली हो सकता है या फुल्ली हो सकता है, मतलब जितना अमाउंट आना था वो पूरा का पूरा इरिकवरेबल हो गया या उसमें से कुछ मिला और बाकी का हमारा इरिकवरेबल
हो गया तो उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, उस अमाउंट को हम बोलते हैं बैड डेट। द अमाउंट नॉट रिकवर्ड इज कॉल्ड बैड डेट। ये क्या होता है, बैड डेट होता है। ठीक है, नया वर्ड है तो ध्यान से समझो। बैड डेट मतलब वो पैसा जो हमारे बिजनेस में हमको आना था, जो हमें किसी से लेना था पर अब हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी एक बात बताओ, कोई पैसा जो आपको बिजनेस में आना था, आपको किसी से लेना था पर अब वो नहीं आने वाला है, मतलब क्या हुआ, आपका लॉस हो गया, आपके बिजनेस का लॉस हो गया, क्योंकि जो आपको इनकम आनी थी, जो पैसा आना था वो नहीं आने वाला है। और लॉस को हम क्या करते हैं, हमेशा लॉस को हम डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, लॉस को हमेशा डेबिट करते हैं। तो इट इज अ लॉस ऑफ द लॉस टू द बिजनेस, हेंस बैड डेट अकाउंट इज डेबिटेड एंड कस्टमर अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो जो बैड डेट अकाउंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जिस कस्टमर से हमको आना था उस कस्टमर से नहीं आना है, तो उस कस्टमर के अकाउंट को जिससे हमें पैसा नहीं मिलने वाला है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। सेनोरिटा हु ओन ₹50,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। सेनोरिटा जिससे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा था, तुमसे मिलके अच्छा लगा है सेनोरिटा, वो सेनोरिटा भी इंसॉल्वेंट घोषित हो गई है, मतलब दिवालिया उसका निकल गया है। एंड 30 पैसा इन रुपी इज रिसीव्ड। और जो इतना भी हमें पैसा सेनोरिटा से लेना था उसमें से सिर्फ 30 पैसा इन रुपी, अभी ना मे भी आप लोगों के लिए नया टर्म हो सकता है 30 पैसा इन रुपी। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, एक रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, और आपको कितने मिले, 30 पैसे, मतलब आपको 100 पैसे से 30 पैसा ही मिला है, मतलब 30% आपको अमाउंट मिला है। तो ये इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहा है कि हमें 30% पैसा ही रिकवर हुआ है। ये एक बोलने का तरीका है अकाउंट्स में, 30 पैसा इन रुपी। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा दिख जाए ना 20 पैसा इन रुपी, 40 पैसा इन रुपी, मतलब 40%, 20%, 30% इतना आपको पैसा रिकवर हुआ है। तो सेनोरिटा से लेना कितना था, 50,000, पर मिला कितना है, 30 पैसा इन रुपी, मतलब कितना हमें मिला है, 30% रुपी हमें मिला है। तो 30% कितना हो गया 50,000 का, 15,000, मतलब हमें कैश कितना मिला है, हमें 15,000 रुपीज ही मिला है। बाकी क्या हो गया, हमारा बैड डेट हो गया, मतलब 35,000 रुपीज हमारे बैड डेट हो गए। तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट 15,000 से, बैड डेट अकाउंट डेबिट 35,000 से, और जो सेनोरिटा है वो क्रेडिट हो जाएगी 50,000 रुपीज से। ठीक है, समझ में आया, बैड डेट क्लियर हुआ, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट बैड डेट रिकवर। देखो ये ना इसी का भाई है, ये हम बोल सकते हैं एक अच्छा भाई था और एक बुरा भाई था जिसने बिजनेस को लॉस किया, और एक ये अच्छा भाई है जो बिजनेस को कुछ गेन या कुछ प्रॉफिट देने वाला है। कैसे, ये ना बैड डेट रिकवर है, मतलब कोई इंसान जिसका हमने अमाउंट एज अ रिकवरेबल हमारी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया था, जिसको हमने एज अ बैड डेट डिक्लेयर कर दिया था, कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद उसके पास वापस पैसा आ गया और उसकी नीयत अच्छी हो गई और वो हमें हमारा जो उधार पैसा था ना बिजनेस का वो वापस देने आ गया। मतलब जो हमने पहले बैड डेट एज अ रिकॉर्ड कर लिया था, अभी वो बैड डेट हमें वापस रिकवर हो गई है। तो एक बात बताओ, जिस चीज को आपने एज अ लॉस लिख लिया था, आपने उसे एज अ बैड डेट रिकॉर्ड कर लिया था, अभी आपके बिजनेस में वो वापस आ रही है, मतलब आपको बैड डेट रिकवर हो रही है। तो ये क्या है, ये मेरे बिजनेस के लिए इनकम है, मेरे बिजनेस में पैसा आ रहा है, जो वो पैसा जो मैंने सोच लिया था मुझे कभी नहीं मिलेगा, उसको मैंने एज अ बैड डेट रिकॉर्ड कर लिया था, वो मेरे बिजनेस को भी वापस मिल रहा है, मेरे बिजनेस में वापस आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरी इनकम हो जाएगा। और इनकम को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं, हमने पढ़ा था मॉडर्न अप्रोच के अंदर इनकम और गेन हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो जो बैड डेट रिकवर है वो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। बैड डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ आर सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड, इसी को हम बैड डेट रिकवर बोलते हैं, जिसको हमने पहले एज अ बैड डेट रिकॉर्ड कर लिया था, अभी सब्सिक्वेंटली वो रिकवर हो गई है। इट इज अ गेन इन बिजनेस, ये बिजनेस के अंदर क्या है, गेन है, और गेन को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो रिसीव 20,000 फ्रॉम सेनोरिटा विच वर रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट। सॉरी, हमने एग्जांपल ऊपर समझा था जहां पे हमने 50,000 रुपीज जो हमें सेनोरिटा से मिलने थे उसमें से 30 पैसा इन रुपये मिले थे और बाकी हमने बैड डेट रिकॉर्ड कर लिया था। अभी उसमें से 20,000 हमें रिकवर हो गया है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर। यहाँ पे सेनोरिटा कहीं पे भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सेनोरिटा तो हमारी बुक से उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन हमने इसे एज अ बैड डेट रिकॉर्ड कर लिया था। हमें 50,000 लेने थे और 50,000 रुपीज से हमने सेनोरिटा को क्रेडिट कर दिया था, मतलब हमने हमारी बुक्स में से सेनोरिटा का नामो निशान तो उसी दिन मिटा दिया था जिस दिन हमने सोच लिया था कि अब हमें ये पैसा उससे कभी नहीं मिलने वाला है। बट इन फ्यूचर सेनोरिटा का कुछ अच्छा भला हो गया, उससे कुछ प्रॉफिट हो गया, उसके बाद कुछ भी रीजन से पैसा आ गया और वो बिजनेस के अंदर जो हमने एज अ बैड डेट रिकॉर्ड कर लिया था वो हमें वापस देने आ गई। तो अभी ये जो भी बिजनेस में आ रहा है ना, जो भी बैड डेट रिकवर हो रही है, भले ही वो सेनोरिटा से हो रही है, पर कहीं पे भी आप सेनोरिटा के अकाउंट को इफेक्ट कहीं पे भी उसका सेनोरिटा के अकाउंट को यूज नहीं करोगे, आप कैश अकाउंट सीधा जो कैश हम बिजनेस में आया बैंक से आया तो बैंक अकाउंट यूज करके बैड डेट रिकवर अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अभी देखो
ये ना कुछ इस तरह के एक्सपेंस होते हैं जो बिजनेस में ड्यू हो गए, मतलब वो बिजनेस के अंदर ड्यू हो गए पर अभी तक हमने उन्हें पे नहीं किया है। ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। मतलब एग्जांपल समझो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल। अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है ना, उसका हमारे पास बिल आता है और वो बिल आने के बाद हम उसका पेमेंट करते हैं। एकदम सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, हम सबके घर में ऐसा होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने एक पूरा महीना बिल इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, उसका हमें मे बी 5th या 10th तारीख को बिल आता है और उस बिल को फिर हम लोग जो ड्यू होता है तब पे करते हैं। अब एक बार बताओ, आपने इलेक्ट्रिसिटी पूरे महीने यूज कर ली, उसका पेमेंट आप नेक्स्ट मंथ में करोगे, तो जो आप पेमेंट नेक्स्ट मंथ कर रहे हो, क्या वो नेक्स्ट मंथ का पेमेंट है? नहीं, वो मैंने जो प्रीवियस मंथ इलेक्ट्रिसिटी यूज करी है वो मैं उसका पेमेंट कर रहा हूं अगले महीने। मतलब वो जो मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज करी है उसका खर्चा मेरे बिजनेस में ड्यू तो हो गया है, वो मेरे बिजनेस में ड्यू हो गया है, वो खर्चा हो गया है, बट मैं उसका पेमेंट नेक्स्ट मंथ करने वाला हूं। तो ये क्या हो जाते हैं, मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाते हैं। मतलब वो खर्चे जो बिजनेस में ड्यू हो गए पर आपने अभी पे नहीं करे, आप उन्हें पे बाद में करोगे। तो ये देखो, अभी आप इन्हें ना बाद में पे करोगे, अभी मैंने बाद में पे करूंगा, मतलब क्या होगा, मेरे बिजनेस से फ्यूचर में पैसा जाएगा, मेरे बिजनेस की एक फ्यूचर ऑब्लिगेशन है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, ये मेरे लिए लाइबिलिटी हो जाएगा। दीज आर लाइबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस एज बिजनेस नीड्स टू पे देम इन अ फ्यूचर। तो ये क्या है, मेरे लिए एक लाइबिलिटी है और ये मेरे बिजनेस का एक ऑब्लिगेशन है जो मुझे फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस समझ में आया। एग्जांपल से समझते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹20,000। सैलरी जो है ना वो आउटस्टैंडिंग है, कितने रुपए से, 20,000 रुपए से। अभी एक बात समझो, यहाँ पे आप कैश कहीं पे भी यूज नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि आपने सैलरी पे नहीं करी है, सैलरी ड्यू हो गई है पर आपने अभी तक पे नहीं करी है, आप उसे बाद में पे करोगे। तो यहाँ पे आप आउटस्टैंडिंग सैलरी को जो है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट उसको यूज करोगे। और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हमने समझा था, ये क्या हमारी लाइबिलिटी है, मतलब हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ गई है। और जब भी बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ती है तो लाइबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं। हम लोगों ने मॉडर्न अप्रोच में क्या समझा था, जब भी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग मेरी लाइबिलिटी है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो है वो मेरा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट वो क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट क्या होगा, सैलरी। क्यों? क्योंकि ये सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी हमें बिजनेस का खर्चा है और एक्सपेंसेस को मैं क्या करता हूँ, एक्सपेंसेस को मैं डेबिट करता हूँ। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये इसकी मेरी एंट्री हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंसेस के ऊपर। देखो अभी प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, ये वो खर्चे हैं जो अभी तक आपके बिजनेस में ड्यू नहीं हुए मगर आपने उन्हें पे कर दिया है। ऊपर जो मैं समझा था वो क्या समझा था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिजनेस में ड्यू हो गया पर मैंने अभी तक पे नहीं किया। ये वो खर्चे हैं जो मैंने पे कर दिए हैं पर अभी तक ड्यू नहीं हुए हैं। मतलब ऐसे खर्चे जिनका मैंने पेमेंट आज ही कर दिया पर उनको मैं यूज, जो मैंने पेमेंट आज किया है ना, जो मैंने खर्चे, जिस खर्चे का मैंने आज पेमेंट कर दिया है उस खर्चे को मैं फ्यूचर में यूज करने वाला हूं। तो प्रीपेड एक्सपेंस, दीज आर द एक्सपेंसेस व्हिच आर पेड बट देयर बेनिफिट विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। मतलब सबसे सिंपल, मोबाइल का रिचार्ज। हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल का रिचार्ज आज मोबाइल का रिचार्ज कर लेते हैं, मतलब उसका पेमेंट हम आज कर देते हैं, पर उस रिचार्ज को हम जो कमिंग मंथ्स हैं उसके अंदर यूज करते हैं। मतलब पेमेंट हमने आज कर दिया बट इसका बेनिफिट हम आगे लेने वाले हैं। मतलब हमारे बिजनेस को जो हमने आज पेमेंट कर दिया है उससे फ्यूचर में कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। और वो सारी चीजें जिससे बिजनेस को फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलने वाला होता है वो बिजनेस की क्या होती है, वो बिजनेस की एसेट होती है। ये सब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में बहुत अच्छे से समझा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो अगर आप लोग को नहीं है क्लियर है तो प्लीज अकाउंटिंग इक्वेशन का भी पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में एक पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर 100% कवरेज के साथ मेरे चैनल पे डाला हुआ है, आप प्लीज जाकर उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, वापस आते हैं, हम कहां पे थे, प्रीपेड एक्सपेंस के ऊपर। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब वो एक्सपेंसेस जो आपने आज पे कर दिए हैं पर आपके बिजनेस में अभी तक ड्यू नहीं हुए हैं, मतलब उनका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा। और फ्यूचर में मिलेगा मतलब वो क्या हो जाएंगे, मेरी एसेट हो जाएंगे। और जब जब भी बिजनेस में एसेट बढ़ती है तो वो क्या होती है, वो डेबिट होती है। तो प्रीपेड एक्सपेंस मेरे क्या हो जाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंस मेरे डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। ऑन 1 अगस्त 2025 पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹10,000 फॉर फुल ईयर। मैंने अगस्त में 1 अगस्त को इंश्योरेंस प्रीमियम पूरे साल का पे कर दिया। ठीक है, अभी ये इंश्योरेंस प्रीमियम जो मैंने आज पे किया वो मैं आगे पूरे साल उसको यूज करने वाला हूं, उसका बेनिफिट मुझे आने वाले पूरे साल मिलने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। मेरे बिजनेस से कैश गया तो कैश गया तो कैश तो क्रेडिट होगा, ये कंफर्म हो गया। अभी डेबिट क्या होगा, ये मेरा प्रीपेड एक्सपेंस है और प्रीपेड एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे बिजनेस की एसेट है, उनका मैं फ्यूचर में मुझे उनसे बेनिफिट मिलने वाला है। तो प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट मेरा क्रेडिट हो जाएगा 10,000 रुपीज से। ठीक है, क्लियर है प्रीपेड एक्सपेंस। आगे बढ़े,
नेक्स्ट हमारा आता है अक्रूड इनकम। देखो अक्रूड इनकम ना, ये वो इनकम है जो हमने अर्न कर ली है। इनकम अर्न मतलब वो इनकम आपने कमा ली है बट नॉट येट रिसीव्ड। आपने इनकम कमा ली है मगर बिजनेस को रिसीव नहीं हुई है। अभी आप लोग खुद मेरे साथ सोचना स्टार्ट करो। इनकम हमने कमा ली है मगर हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई है। मतलब फ्यूचर में बिजनेस में इनकम रिसीव होगी, फ्यूचर में हमें बिजनेस में इनकम कुछ होगी। अभी एक बताओ, फ्यूचर में कुछ इनकम बिजनेस को होगी मतलब बिजनेस को फ्यूचर में कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एसेट या लायबिलिटी? ये हमारा एसेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा बेनिफिट है, ये हमारा बेनिफिट है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो इसीलिए हम अक्रूड इनकम को एज अ एसेट ट्रीट करते हैं। और जब भी बिजनेस की एसेट बढ़ती है तो वो डेबिट होती है, इसीलिए अक्रूड इनकम भी हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, दिस विल कम इन द बिजनेस इन फ्यूचर। ये बिजनेस में फ्यूचर में आएगा, सो इट इज ट्रीटेड एज एन एसेट, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, एसेट ट्रीट करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, कमीशन ₹10,000 अर्न बट नॉट येट रिसीव। कमीशन हमने कमा लिया पर अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ, मतलब फ्यूचर में बिजनेस में रिसीव होगा। तो हम क्या करेंगे, अक्रूड कमीशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कमीशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? अक्रूड इनकम देखो ये ना इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, पक्का आपके एग्जाम में एक ना एक ट्रांजैक्शन इनमें से किसी के ऊपर आएगा, तो इन्हें प्लीज अच्छे से समझ लेना। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा डाउट हो रहा है, तो ये सब ना अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझे थे कि क्यों अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कई लोगों के मन में डाउट आता है कि यार अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर का यूज क्या है, वो चैप्टर काम का क्यों है? वो चैप्टर इसलिए काम का है, वो चैप्टर ना आपका पूरा एक बेस बना देता है कि आखिर एसेट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, इन दोनों के बढ़ने और कम होने पे कैसे कैसे इफेक्ट आएगा, वो सब हमें वो अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर समझाता है। तो प्लीज उसको भी ना अच्छे से कवर करना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बहुत बातें हो गई। एडवांस इनकम, अभी यहाँ देखो हमने ऊपर क्या पढ़ा था, अक्रूड इनकम, अभी हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, एडवांस इनकम। अभी एडवांस इनकम क्या है, ऐसी इनकम जो आपको मिल गई है, एडवांस में मिल गई है, पर वो अभी तक आपने कमाई नहीं है, वो इनकम आपने कमाई नहीं है। मतलब उस इनकम को कमाने का जो भी प्रोसेस है, जो भी ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर, वो आपको फ्यूचर में करना पड़ेगा। मतलब ये बिजनेस की एक ऑब्लिगेशन हो गया। मतलब आपको आज पैसा मिल गया, वो पैसा आपने कमाया नहीं है, उसको कमाने के लिए आपको जो भी एक्टिविटी करनी पड़ेगी वो आपको फ्यूचर में करनी है। तो ये एडवांस इनकम क्या है, ये एक तरह से मेरी ना लायबिलिटी है, ये मेरा ऑब्लिगेशन है। क्यों? क्योंकि मुझे आज मिल गया पर मैंने ये कमाया नहीं है, इसको कमाने के लिए मुझे फ्यूचर में कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। मेरे बिजनेस का कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन है जो इस पैसे के आते ही वो मेरे बिजनेस में एक ऑब्लिगेशन भी खड़ा हो गया है, तो इसलिए क्या ये मेरी लायबिलिटी है। और जब भी बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ती है तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है, तो इसीलिए एडवांस इनकम हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। इनकम रिसीव्ड बट नॉट येट अर्नड, हमने इनकम रिसीव कर ली पर अभी तक उसको कमाया नहीं है। वी नीड टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर दिस इन फ्यूचर, हमें फ्यूचर में इसके लिए कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हेंस इट इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लायबिलिटी बोलते हैं। अभी रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ₹10,000, हमें रेंट जो है ₹10,000 एडवांस में रिसीव हो गया। अभी एडवांस रेंट जो मिला है वो क्या है, मेरी लायबिलिटी, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। तो एडवांस रेंट क्या हो रहा है, मेरा यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। और डेबिट क्या होगा, मेरे को क्या कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, डेप्रीसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ना पूरा अलग से एक चैप्टर है, डेप्रीसिएशन के ऊपर पूरा अलग से चैप्टर है कि डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके अलग अलग मेथड्स हैं कैलकुलेशन के, तो वो हम आगे समझेंगे। अभी ये समझते हैं सिर्फ कि आखिर डेप्रीसिएशन होता क्या है। तो देखो खुद समझो, पहले अपने दिमाग से लॉजिकली समझो। आज हम बिजनेस में कोई भी एसेट खरीद कर लेकर आए, सपोज हम एक मशीनरी बिजनेस में खरीद कर लेकर आए, तो आप आज जो मशीनरी लेकर आए हो, जिस वैल्यू पे, सपोज आप 1 लाख रुपए के आज बिजनेस में मशीनरी खरीद कर लेकर आए हो, तो क्या आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद भी उस मशीन की वैल्यू 1 लाख रुपए रहेगी या उससे कुछ कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? सोचो और बताओ। आप आज कोई चीज खरीद के लाए हो बिजनेस के अंदर, 1 साल बाद, 2 साल बाद, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या उस चीज की वैल्यू कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी। आज हम जो भी फोन वगैरह खरीदते हैं, तो जो हम फोन लेके आते हैं, विद द टाइम उसकी वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है, सेम ऐसे ही होता है बिजनेस में भी। तो आप जो भी एसेट खरीद के लाए हो उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। अभी जो वैल्यू कम हो रही है, क्या इससे आपका पैसे का कुछ आउटफ्लो हो रहा है? नहीं, पैसे का कुछ आउटफ्लो नहीं हो रहा है, पर इसकी ना वैल्यू कम हो रही है। तो ये वैल्यू जो कम हो रही है, इसको जो मैं रिकॉर्ड करता हूं ना, वो वैल्यू कम जो हो रही है उसको मैं एज अ डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करता हूं। उसको मैं कैसे रिकॉर्ड करता हूं? एज अ डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करता हूं। इसीलिए मैं डेप्रीसिएशन को ना नॉन कैश एक्सपेंस भी हम बोलते हैं। डेप्रीसिएशन वो एक्सपेंस है हमारे बिजनेस का जिसमें से कुछ भी पैसा, कुछ भी कैश का आउटफ्लो बिजनेस से नहीं होता है। सॉरी,
नॉर्मली बिजनेस से जो भी खर्चे होते हैं ना उन सब में कैश का आउटफ्लो होता है, मगर डेप्रिसिएशन वो हमारा एक्सपेंस है, वो हमारा खर्चा जिसमें कोई कैश बिजनेस से नहीं जाता है, तब भी वो मेरे बिजनेस का एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि वो मेरी मशीन की वैल्यू को कम कर रहा है, वो मेरे एसेट की वैल्यू को कम कर रहा है, इसलिए वो नॉन कैश एक्सपेंस है, उससे कुछ कैश नहीं जा रहा है, पर मेरे बिजनेस में जो एसेट है ना उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो भी समझते हैं डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर। वियर एंड टियर मतलब टूट फूट, बिजनेस में जो आप मशीन लेकर आए उसमें कुछ भी टूट फूट हो गई तो उसकी वजह से, या फिर पैसेज ऑफ टाइम, या फिर समय के साथ साथ हर चीज की वैल्यू कम होती जाती है। इसलिए अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, अपनी वैल्यू को मेंटेन करने के लिए अपने अंदर अपग्रेड करना अपने आप को बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ में आया? तो मशीन की वैल्यू ड्यू टू वियर एंड टियर या फिर पैसेज ऑफ टाइम किसी ना किसी वे में कम होती है, और जो कम को हम जो रिकॉर्ड करते हैं ना वही हम डेप्रिसिएशन की वे में रिकॉर्ड करते हैं। इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस ऑफ बिजनेस एज देयर इज नो आउटफ्लो ऑफ कैश। कैश का कुछ भी आउटफ्लो नहीं होता है, पर ये मेरे बिजनेस का खर्चा है, और खर्चा इसलिए ये हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि एक्सपेंसेस को हमेशा हम डेबिट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन एग्जांपल समझते हैं। ₹5,000 डिस्चार्ज ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पे हमने 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। डेप्रिसिएशन क्या है? मेरा खर्चा है। खर्चा क्या होगा? मेरा डेबिट होगा। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा मेरा 5,000 रुपए से। और ये क्या कर रहा है? ये मेरी फर्नीचर की वैल्यू को कम कर रहा है। जब मैं बिजनेस में फर्नीचर लेकर आया था, जब मेरे बिजनेस की एसेट बढ़ती है तो वो डेबिट होती है, वो डेबिट होती है। तो जब भी मेरे बिजनेस की एसेट गिरेगी, मेरे बिजनेस की एसेट गिरेगी, उसकी वैल्यू कम होगी, तो वो क्या होगी? हमेशा क्रेडिट होगी। और डेप्रिसिएशन से मेरे बिजनेस की एसेट की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए मैं इसको क्या कर दूंगा? इसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, समझ में आया डेप्रिसिएशन? आगे बढ़े। नेक्स्ट है मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी बिजनेस में ओनर जो भी कैपिटल देता है, बिजनेस में भी पैसा लगाता है ना, उसके बदले वो बिजनेस से कुछ इंटरेस्ट भी लेता है। तो इंटरेस्ट क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक तरह से तो बिजनेस का खर्चा है, क्योंकि हम जो ओनर ने हमें कैपिटल दी है उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट गिवन बाय बिजनेस ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल टू प्रोप्राइटर। जो भी उसने कैपिटल हमें बिजनेस में दी है उसके ऊपर हम जो भी इंटरेस्ट पे करते हैं उसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। इट इज एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस एज बिजनेस इज पेइंग इंटरेस्ट। ये बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा है। एग्जांपल समझते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल ₹10,000। हमने 10,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया है कैपिटल के ऊपर। ये क्या है? हमारा खर्चा है, और खर्चा क्या होता है? हमेशा डेबिट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और टू कैपिटल अकाउंट, इसको हम ना कैश से एडजस्ट नहीं करते हैं। जो भी हमें कैपिटल, हमारे सपोज आपके बिजनेस में 1 लाख रुपए कैपिटल है, अभी आपने उस 1 लाख रुपए की कैपिटल के ऊपर 10,000 रुपए का इंटरेस्ट दे दिया, तो अभी आपकी कैपिटल भी 10,000 से बढ़ जाएगी, और इंटरेस्ट जो हमारे बिजनेस का खर्चा है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 से हमारा एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड हो गया। और ये हमें देने किसको है? ओनर को। और ओनर को हम जो भी चीज देंगे वो कैपिटल के फॉर्म में ही देंगे। तो हम क्या करेंगे? कैपिटल में इसको बढ़ा देंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। और कैपिटल में जब भी कुछ चीज ऐड होती है, कैपिटल जब भी बढ़ती है, तो कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो यहीं पे क्या हो रहा है? हमारा कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। अप्रोचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न अप्रोच को ना एकदम अच्छे से समझ लो, पढ़ लो कि किसको कैपिटल को बढ़ने पे, लायबिलिटी के बढ़ने पे, एसेट के बढ़ने पे, कम होने पे डेबिट क्रेडिट कैसे क्या होगा। ठीक है, आपको ये पूरे अकाउंट्स में हर जगह काम आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जैसे कैपिटल पे हमने ओनर को इंटरेस्ट दिया था, वैसे ही जब ड्रॉइंग्स करके, मतलब ड्रॉइंग्स मतलब क्या है? कुछ ना कुछ बिजनेस से पर्सनल या प्राइवेट यूज के लिए ओनर कोई भी सामान या कैश कुछ भी लेके चला गया, तो वो क्या होता है? ड्राइंग्स होता है। तो ओनर जो भी लेके गए ना उसके ऊपर बिजनेस भी इंटरेस्ट चार्ज करता है। इंटरेस्ट चार्ज बाय बिजनेस ऑन द ड्राइंग्स मेड बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ने जो भी ड्राइंग्स ली है ना उसके ऊपर हम जो भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उसको हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है? हमारी इनकम है। इट इज एन इनकम फॉर बिजनेस एज इट इज रिसीव्ड इन दी एज इट विल रिसीव द इंटरेस्ट। ये बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है, क्योंकि बिजनेस जो इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है। तो अभी बताओ, ये मेरी इनकम है, तो इनकम क्या होगी? इनकम मेरी होगी क्रेडिट। इनकम क्या होगी मेरी? क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने ऊपर पढ़ा था वो क्या था? हमारा खर्चा था, तो वो क्या होता है? डेबिट होता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये क्या है? मेरी इनकम है, ठीक हो जाएगी, मेरी क्रेडिट हो जाएगी। एग्जांपल समझते हैं। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग ₹5,000। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या कर दिया मैंने? क्रेडिट कर दिया, और ड्राइंग्स को मैंने डेबिट कर दिया। ठीक है, यहां तक मेरे साथ हो? आगे बढ़े। अभी ये आपकी ना स्पेशल एंट्री जो थी वो चल रही थी। अभी ओपनिंग जनरल एंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये समझो पहले कि इसको ओपनिंग जनरल एंट्री क्यों बोलते हैं। अभी देखो, हमारे ना अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ पे कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं होता है अकाउंट्स में। जैन टू दिसंबर हम लोग नहीं चलते हैं, हम लोग अप्रैल टू मार्च चलते हैं। ठीक है, तो अप्रैल से मार्च तक आपने जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे
सॉरी, जो भी आपने अप्रैल से मार्च तक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें, तो 31 मार्च को जितने भी ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड किए हैं, आपके पास जो भी एसेट्स हैं, जो भी लाइबिलिटीज हैं, उनका कुछ ना कुछ बैलेंस होगा, कुछ ना कुछ बैलेंस होगा। उस बैलेंस को हम 1 अप्रैल मतलब जो नया फाइनेंशियल ईयर होता है ना, नए फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 1 अप्रैल को हम उन बैलेंस को वापस रिकॉर्ड करते हैं। तो हम जो 1 अप्रैल को हमारे फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट दिन सबसे पहली जो एंट्री करते हैं ना, वो ओपनिंग जर्नल एंट्री करते हैं। मतलब जितने भी हमारे क्लोजिंग बैलेंस थे एज ऑन 31 मार्च, उनको हम एज ओपनिंग दिखाते हैं और उसके बाद वापस ट्रांजेक्शन को ऐसे नॉर्मल वे में रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या हुई? ओपनिंग जर्नल एंट्री, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर हैव टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। जो मेरे प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है वो मैं नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करता हूं। एवरी ईयर द फर्स्ट एंट्री विल बी रिकॉर्डेड विल बी टू रिकॉर्ड प्रीवियस ईयर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। मतलब मेरे प्रीवियस ईयर में जितनी भी एसेट और लाइबिलिटीज थी, उनको मैं एज अ ओपनिंग जर्नल एंट्री करंट ईयर में रिकॉर्ड करता हूं। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी ना आपको एग्जांपल समझते हैं। ये देखो, यहाँ पे ना एक एग्जांपल है, आपको ना क्वेश्चन के अंदर कैश, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल, ये सब दे रखा होगा। आपको इनसे आपको फिर ओपनिंग जर्नल एंट्री बनानी रहेगी। तो अभी क्या करना है आपको, जितनी भी आपकी एसेट्स है ना, वो एसेट्स को आपको सबको डेबिट करना है, जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज हैं उसको आपको क्रेडिट करना है। ऐसा होगा, आपको कई बार कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी होगी, कई बार कैपिटल नहीं दे रखी होगी। तो एसेट और लाइबिलिटी का जो भी टोटल होगा ना, उसका जो भी डिफरेंस होगा वो या तो कैपिटल होगा या फिर गुडविल होगा। क्या होगा? गुडविल। मे भी आप लोग के लिए नया वर्ड हो सकता है गुडविल, आप आगे अच्छे समझोगे। अभी बस ये समझ लो कि अगर आपका एसेट है टोटल, सपोज आपका एसेट हो रहा है 100, जितने आपके एसेट है उन सबका टोटल है 100, और जो आपकी कैपिटल है उसका टोटल है 110। मतलब कैपिटल और मेरी लाइबिलिटी, उन दोनों का टोटल मेरा हो रहा है 110, और मेरी एसेट का टोटल हो रहा है 100। मतलब मेरी एसेट जो है ना, वो मेरी लाइबिलिटी कैपिटल से कम है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे एसेट साइड में गुडविल अकाउंट्स को डेबिट कर दूंगा 10 रुपीज से। पर अगर इसका उल्टा हो रहा है, मतलब मेरी एसेट 110 है और लाइबिलिटी का टोटल मेरा 100 हो रहा है, तो जो 10 मेरा क्रेडिट होगा ना लाइबिलिटी के बैलेंस को एसेट से मैच करने के लिए, वहां पे मैं कैपिटल को यूज करूंगा। क्योंकि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो जो मेरा एसेट का वैल्यू है वो हमेशा लाइबिलिटी कैपिटल के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं ऊपर क्या लिखा है। इन ओपनिंग एंट्री ऑल द एसेट्स आर डेबिटेड इंडिविजुअली एंड ऑल द लाइबिलिटीज एंड कैपिटल आर क्रेडिटेड। जितनी मेरी एसेट है उनको मैं डेबिट कर दूंगा, जो भी मेरी लाइबिलिटी है और कैपिटल उसे मैं क्रेडिट कर दूंगा। इफ द बैलेंस ऑफ कैपिटल इज नॉट गिवन, मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर कैपिटल का बैलेंस गिवन नहीं है, इट विल बी कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द टोटल ऑफ लाइबिलिटीज फ्रॉम द टोटल ऑफ एसेट। जो भी आपकी लाइबिलिटी का टोटल है उसमें से आप जो आपकी एसेट है उसके टोटल को माइनस कर दोगे, जो बचेगा आपकी क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। इफ टोटल ऑफ लाइबिलिटी, जो भी आपकी लाइबिलिटी है उसका टोटल एक्सीड द टोटल ऑफ एसेट, जो भी आपकी एसेट का टोटल है ना उसके टोटल से ज्यादा आपकी लाइबिलिटीज का टोटल है, तो डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज गुडविल एंड सेम विल बी डेबिटेड इन द ओपनिंग एंट्री। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस को गुडविल ट्रीट करेंगे और उसको ओपनिंग एंट्री में डेबिट कर देंगे। कंफ्यूज मत हो, सिंपल सा, मेरी एसेट, अगर मेरी एसेट लाइबिलिटी से ज्यादा है तो क्या होगा, फिर मैं लाइबिलिटी को एसेट के बराबर लाना पड़ेगा, और लाइबिलिटी को बराबर लाने के लिए मुझे कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा। पर मेरी एसेट कम है और मेरी लाइबिलिटी कैपिटल वो ज्यादा है, तो मुझे क्या करना है, लाइबिलिटी कैपिटल को एसेट के बराबर लाना पड़ेगा, और एसेट को बराबर लाने के लिए मुझे कुछ डेबिट करना पड़ेगा। तो मैं डेबिट कैसे करूंगा, मैं डेबिट करूंगा गुडविल अकाउंट को। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या लिखा है, कैश है आपके पास 8,000 रुपए का, स्टॉक है 50,000 रुपए का, डेटर है 70,000 के, क्रेडिट है 30,000 के, और कैपिटल है 3 लाख रुपीस का। अब एक बात बताओ, कैश, स्टॉक, डेटर, ये क्या है, मेरी एसेट है, तो मैं कैश को कर दूंगा डेबिट, स्टॉक को कर दूंगा डेबिट, डेटर को कर दूंगा डेबिट। कितने से, 8,000, 50,000 एंड 70,000 से। फिर क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है क्रेडिटर और कैपिटल। क्रेडिटर कितने का दे रखा है मेरे को, 30,000 का, और क्रेडिटर क्या है, मेरी लाइबिलिटी है, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा क्रेडिट हो जाएगा। और कैपिटल भी क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो कैपिटल भी हो जाएगी क्रेडिट। अभी कैपिटल और लाइबिलिटी जो मेरे क्रेडिटर है उसका टोटल क्या है, 30 प्लस 3 लाख, 3,30,000। पर जो मेरी एसेट है उसमें टोटल कितना है, 8,000, 50,000 एंड 70,000, मतलब 5, 7, 5, 12, 1,28,000। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है ना, मतलब क्या है, मेरी एसेट कम है किससे, मेरी लाइबिलिटी और कैपिटल से। तो मेरे को लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर एसेट को लाने के लिए एसेट में क्या करना पड़ेगा, कुछ डेबिट करना पड़ेगा, और जो कुछ मैं डेबिट करूंगा वो किसे करूंगा, गुडविल अकाउंट को डेबिट करूंगा, जैसे मैं बैलेंसिंग फिगर भी बोलता हूं। ठीक है, गुडविल क्या होता है,
बिल्कुल चिंता मत करो, आगे आप अच्छे से समझोगे गुडविल क्या होता है। अभी के बस ये समझ लो गुडविल जो है ना वो बिजनेस की एसेट है, ठीक है, समझ में आया। अभी ना दूसरे एग्जांपल लेते हैं एक और, उस केस में क्या होगा, इस केस में ना आपका एसेट ज्यादा होगा। कैसे, देखो आपका कैश इन कितना है 20, कैश एट बैंक है 50, स्टॉक है 40, डेटर है 30, क्रेडिटर है 40 और बैंक लोन है 20,000 का। अभी जो आपका कैश इन हैंड है वो क्या है, मेरी एसेट है, तो वो डेबिट हो जाएगा। कैश एट बैंक है वो क्या है, मेरी एसेट है, तो कैश एट बैंक भी मेरा डेबिट हो जाएगा। स्टॉक भी क्या है, मेरा एसेट है, तो स्टॉक मेरा डेबिट हो जाएगा। डेटर भी क्या है, मेरा एसेट है, तो डेटर भी डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिटर और बैंक लोन ये क्या है, मेरी लाइबिलिटी है, तो इन दोनों को मैं कर दूंगा क्रेडिट। अभी टोटल करते हैं, एसेट का टोटल कितना हो रहा है 20 प्लस 50 70, 70 प्लस 40 110 एंड 110 और 30 मतलब 140 मेरा हो रहा है एसेट साइड का टोटल। और मेरे को क्रेडिटर कितने का गिवन है 40 के गिवन है और बैंक लोन कितने का गिवन है 20 का गिवन है, मतलब 60,000 के मेरे को लाइबिलिटी साइड में कैपिटल सॉरी बैंक लोन और क्रेडिटर गिवन है 60,000 रुपीज के। और मेरा एसेट साइड जो है उसका टोटल कितना हो रहा था, उसका टोटल मेरा हो रहा था 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 3 1,40,000। तो 1,40,000 में से मैं क्या करूंगा 60,000 को माइनस कर दूंगा। अब 140 में से मैं 60 को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा मेरा बैलेंसिंग फिगर 80,000, जो क्या हो जाएगा मेरा कैपिटल बैलेंसिंग फिगर 80,000 रुपीज। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी सिंपल ओपनिंग एंट्री। मतलब बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, ओपनिंग एंट्री में अगर मेरा लाइबिलिटी साइड का टोटल एसेट साइड टोटल से बड़ा है तो फिर गुडविल डेबिट हो जाएगा, पर अगर मेरा एसेट साइड टोटल लाइबिलिटी के टोटल से बड़ा है तो फिर लाइबिलिटी साइड में कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नाउ फिक्स्ड एसेट, अभी ना हम फिक्स एसेट से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस हैं उसे समझते हैं। देखो आपको ना एसेट को जब हम बिजनेस में लेके आते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग करना आता है, वो आप सीख चुके हो। ठीक है, जैसे अगर आप मशीन कैश में खरीद के लेके आए तो क्या होगा, बिजनेस में मशीन आ रही है और कैश जा रहा है, मतलब मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आपको अभी आ गया है एकदम अच्छे से। आप अगर मशीन क्रेडिट में लेके आए तो क्या होगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अगर आपने मशीन का पैसा आधा कैश में दिया आधा क्रेडिट में दिया तो क्या होगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश टू क्रेडिटर। ये आपको आता है, ये बेसिक है। ठीक है, पर ये क्यों मैंने यहाँ पे ऐड किया, क्योंकि ना इसके बाद भी फिर एक और स्टेप है। इसके बाद एक और स्टेप क्या है, अभी हमने ऊपर समझा था, हम मशीन लेकर आते हैं उसके बाद उस मशीन के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन भी आपने समझ लिया, डेप्रिसिएशन का मेरा खर्चा है, डेप्रिसिएशन मैं डेबिट करता हूँ और मेरी मशीन की वैल्यू जो है, जो भी मेरा मशीन है, जो मेरी एसेट, उसको मैं क्रेडिट कर देता हूँ। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, यहां तक हमें समझ लिया, यहां तक हमें समझ में आ गया है। पर इसके बाद ना सपोज आपने कुछ बिजनेस से मशीन को या एसेट को बेच दिया, तो आपने उस एसेट और उस मशीन को जो बेचा ना, वो जिस वैल्यू पे बेचा तो उस पे आपको गेन हुआ है या लॉस हुआ है, उसको रिकॉर्ड कैसे करना है वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं, वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ सेल देयर विल बी टू पॉसिबिलिटीज। जब आप मशीन खरीद के लेके आए हो, उसको जब आप बेच रहे हो तो दो पॉसिबिलिटी बिजनेस के अंदर हो सकती हैं। क्या, या तो आपको गेन होगा या फिर आपको लॉस होगा। उसको बेचने पे या तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अभी एक बात समझो, आप मशीन को बेच रहे हो और उसको बेचने आपको गेन हुआ है, तो जो गेन हुआ है, गेन क्या है, मेरी इनकम है, मतलब गेन क्या है, मेरे बिजनेस का एक तरह से प्रॉफिट है। और गेन, इनकम, प्रॉफिट, इन सबको मैं करता हूं, इन सबको मैं क्रेडिट करता हूं, तो गेन मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो मेरा गेन क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी क्या हो रहा है, मेरा क्रेडिट हो रहा है। पर अगर मेरे को लॉस हो रहा है तो मैंने पढ़ा था एक्सपेंस है तो लॉसेस को मैं क्या करता हूँ, डेबिट करता हूँ। तो लॉस के केस में मैं क्या कर दूंगा, लॉस ऑन मशीनरी को डेबिट कर दूंगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल है उसको समझते हैं, वहां पे एक एक चीज हम ना एक एक स्टेप को पूरा अच्छे से समझेंगे। बट उससे पहले एग्जांपल में जाने से पहले एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो समझो कि एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। आपने जो भी खर्चा करा है किसमें, मशीन को इंस्टॉल करने में या फिर बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, वो खर्चा भी ना आपके मशीन की वैल्यू के अंदर ही ऐड हो जाता है। मतलब आप कोई मशीनरी लेकर आए, ठीक है, अभी वो मशीन को आप बिजनेस में लेकर आए हो तो आपने उसको लाने का कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कुछ वेजेस वगैरह कुछ दिया होगा। तो जो वेजेस वगैरह आप जो भी देते हो ना, उसको बिजनेस में इस वे में लाने के लिए या इस वे तक रखने के लिए कि जहां से आप उस मशीन को यूज करना स्टार्ट कर सको, तो वो सब खर्चा आपने जो करा है ना, वो सब आपकी मशीन की वैल्यू के अंदर ऐड हो जाता है। या फिर हम कोई बिल्डिंग खरीदते हैं, बिल्डिंग में हम कुछ भी कंस्ट्रक्शन कराते हैं, कुछ भी रिनोवेशन कराते हैं, रिनोवेशन नहीं बोलेंगे, हम जो भी कंस्ट्रक्शन कराते हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन का जो खर्चा होता है ना, वो बिल्डिंग की वैल्यू में ऐड हो जाता है, वो हम अलग से ऐसा एक्सपेंस नहीं दिखाते हैं।
पढ़ते हैं समझते हैं, आओ। एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कैरेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी सच एज फ्रेट, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन एक्सेट्रा इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं एंड इज डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट। मतलब ये मशीन की वैल्यू को बढ़ा जाए, मतलब आप 1 लाख की मशीन खरीद के लेके आए, उसके ऊपर आपने 50,000 रुपए ना एज अ इंस्टॉलेशन चार्जेस पे कर दिए, तो 50,000 जो आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए ना वो आपकी मशीन की वैल्यू के अंदर ऐड हो जाएंगे। मतलब आपकी मशीन जो डेबिट होगी अभी वो 5 लाख से नहीं, वो 5,50,000 रुपए से डेबिट होगी, ठीक है। और वी कैन से added in the value of machinery. Similarly, any expenditure incurred on construction of building such as purchase of material, payment of wages, etc. is treated as a capital expenditure और उसको भी हम बिल्डिंग की वैल्यू में ऐड कर देंगे। एक्सपेंडिचर इज डेबिट टू द बिल्डिंग, ठीक है। पर अभी ये इंपॉर्टेंट चीज है, हाउएवर ये क्या बोल रहा है, रिपेयर चार्जेस इनकर्ड ऑन एन एसेट व्हिच इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स आर डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। मतलब ऐसी मशीनरी, ऐसी बिल्डिंग जो आपके बुक्स में ऑलरेडी आपने रिकॉर्ड कर ली है, उसके बाद महीने 2 महीने 3 महीने बाद उसमें कुछ भी खराबी आ गई और उसमें आपने कुछ रिपेयर या मेंटेनेंस का खर्चा पे करा, तो फिर वो आपके बिजनेस, आपकी मशीन की वैल्यू में ऐड नहीं होगा, वो एज अ रिपेयर मेंटेनेंस आपका खर्चा, आपका एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, ठीक है। ट्रीट एज अ एक्सपेंस नॉट एडेड इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एक एग्जांपल है, मैं समझ सकता हूं, आपको भी इतना क्लैरिटी इसको समझ के, इसको पढ़ के नहीं मिल रहा होगा, तो एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल के अंदर मैंने सारी चीजें कवर करी है, ये एग्जांपल समझो, आपको सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल क्या है, purchased a machinery rupees 5 lakh and paid 50,000 as a wages on its installation। हमने मशीनरी परचेज करी 5 लाख रुपए की और 50,000 रुपए पे करे वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन। 2 महीने के बाद हमने 1,000 रुपीज पे करे फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया है 10% का और फिर मशीन को हमने बेच दिया है 4 लाख रुपीज में, ठीक है। तो एक एक करके सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं पार्ट बाय पार्ट में, ठीक है। सबसे पहले एट द टाइम ऑफ परचेज के टाइम क्या रिकॉर्ड करेंगे हम, मशीन खरीद के लेके आए, तो बिजनेस में क्या है, मशीन आ रही है, मशीन आ रही है मतलब क्या हो रहा है, हमारी एसेट बढ़ रही है, एसेट बढ़ रही है मतलब डेबिट, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, और क्या कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट, ये तो समझ में आ गया, मशीन अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। अब मशीन अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 5 लाख की मशीन थी और आपने 50,000 रुपए जो है ना वो एज अ इंस्टॉलेशन पे किए हैं, मतलब आप मशीन को इंस्टॉल करने का जो आपने खर्चा पे किया है वो भी हम क्या करते हैं, वो भी हम मशीन की वैल्यू में ही ऐड कर देते हैं। तो आपकी जो रिकॉर्ड होगी वो होगी 5,50,000 रुपीज से। हमारे बुक्स में मशीनरी कितने से रिकॉर्ड होगी, 5,50,000 रुपीज से, ठीक है। समझ में आया पहला ट्रांजेक्शन। फिर आफ्टर 2 मंथ, मतलब हमारे बिजनेस में मशीन आ गई, उसके 2 महीने बाद हमने 1,000 रुपए फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस उसके लिए पे करा, मतलब उस मशीन में कुछ हमने रिपेयरिंग कराया और उसके लिए मैंने 1,000 रुपीज पे करा। अभी जो 1,000 मैंने पे किया है ना, ये मेरे मशीन में, मेरे बिजनेस में मशीन आ गई है, इंस्टॉल हो गई है, उसके बाद पे किया है, तो ये 1,000 रुपए ना मेरी मशीन की वैल्यू को नहीं बढ़ाएगा, ये मैं एज अ एक्सपेंस बिजनेस में रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। तो आफ्टर 2 मंथ रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, मैं यहाँ पे मशीन अकाउंट में मशीन की वैल्यू को नहीं बढ़ाऊंगा, मैं सीधा इस रिपेयर एंड मेंटेनेंस को एज अ एक्सपेंस अलग से रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। समझ में आया। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद मैं डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहा हूं एट द रेट 10% से। तो डेप्रीसिएशन क्या है, मेरा खर्चा है, मेरे बिजनेस का खर्चा है, ये मशीन की वैल्यू को कम करता है, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मशीन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और हम क्या कितने से डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं, 10% से। तो अभी एक बात बताओ, मशीन की वैल्यू कितनी है, 5,50,000 रुपीज, इसका 10% कितना होगा, 55,000 रुपीज, मतलब ये एंट्री कितने हो जाएगी, 55,000 रुपीज से, ठीक है। एंट्री देखते हैं, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 55,000 एंड 55,000, ठीक है। समझ में आया यहां तक मेरे साथ। तो अभी हमने वो मशीन को बेच दिया, क्या लिखा है क्वेश्चन में, सोल्ड मशीनरी फॉर रुपीज 4 लाख। अभी ना हमने उस मशीन को 4 लाख रुपए में बेच दिया। तो अभी इधर आओ, देखो मशीन की वैल्यू कितनी थी, 5,50,000 रुपीज, उस पर हमने डेप्रीसिएशन चार्ज किया कितना, 50,000, मतलब हमने उस मशीन की वैल्यू को कम कर दिया कितने से, 55,000 रुपीज से। तो अभी उसकी वैल्यू कितने की बची, 4,95,000 की, 550 माइनस 55, मतलब मेरे बुक्स में मशीन की वैल्यू कितनी है, 4,95,000 रुपीज की, और उसको मैंने बेचा कितने में, मैंने बेचा है 4 लाख रुपीज में, मतलब मैंने 95,000 रुपीज के लॉस में मशीन को बेचा है। मशीन की वैल्यू कितनी थी, 4,95,000, पर मैंने बेचा कितने में है, 4 लाख रुपीज में, मतलब मेरे बिजनेस को लॉस हुआ है, 4,95,000 की चीज को मैंने 4 लाख में ही बेच दिया है, मतलब क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट जो मेरे बिजनेस में 4 लाख रुपीज आया वो कैश आ जाएगा। लॉस ऑन मशीनरी
कितना 95,000 अभी हमने कैलकुलेट किया 495 माइनस 4 लाख जितने में हमने मशीन को बेचा है, तो 95,000 रुपीज की हो जाएगा मेरा लॉस ऑन मशीनरी, और मेरे बिजनेस से मशीनरी चली जाएगी कितने की 4,95,000 रुपीज की। आई होप सो आपको समझ में आया होगा मशीनरी का पूरा, या हम बोल सकते हैं मशीन बिल्डिंग का पूरा ट्रांजैक्शन। ठीक है, यहीं पे सपोज 4,95,000 की इसकी वैल्यू हम इसको 5 लाख में बेच देते तो फिर क्या होता, तो फिर लॉस ऑफ मशीनरी जो है ना ये डेबिट नहीं होता। यहाँ पे जो आपका कैश है ना वो 4 लाख की जगह 5 लाख रुपीज से सॉरी डेबिट हो जाता। आपका मशीनरी जो है वो 495 भी रहता, और यहाँ पे आपको टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीन हम रिकॉर्ड कर देते 5,000 रुपीज से। ठीक है, गेन हमारा क्या हो जाता, क्रेडिट हो जाता, और अगर लॉस हो तो लॉस हमारा डेबिट हो जाता है। ठीक है, समझ में आपको मशीनरी का ट्रांजैक्शन। आगे बढ़े, चलो अभी ना कुछ गुड्स से रिलेटेड हमारे स्पेशल ट्रांजैक्शन हैं। स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेट टू गुड्स मतलब जैसे ड्राइंग हो गया, चैरिटी हो गया, फ्री सैंपल हो गया, हम लोग वो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है ड्राइंग्स। अभी ड्राइंग्स क्या है, ड्राइंग्स मतलब वो गुड्स जो हमारा बिजनेस का ओनर है वो उसके पर्सनल या प्राइवेट यूज के लिए अगर बिजनेस से कुछ भी गुड्स ले गया तो उसके भी हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम ऐसा ड्राइंग ही बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोप्राइटर विड्रॉ गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, कुछ पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेकर चला गया। तो अब एक बात बताओ, बिजनेस से गुड्स जा रहा है मतलब हमारे बिजनेस से गुड्स कम हो रहा है, पर नॉट इन द फॉर्म ऑफ सेल। मतलब बिजनेस से गुड्स जा रहा है पर वो बिजनेस से गुड्स जा रहा है मतलब हमारे बिजनेस से गुड्स कम हो रहे हैं, पर क्या वो गुड्स इन द फॉर्म ऑफ सेल जा रहे हैं? नहीं, वो तो हमारा जो ओनर है, जो प्रोप्राइटर है, वो गुड्स को पर्सनल या प्राइवेट यूज के लिए ले गया। तो जब भी बिजनेस से गुड्स जाते हैं पर वो सेल की फॉर्म में नहीं जाते ना, तो वहां पे हम सेल अकाउंट को यूज नहीं करते, वहां पे हम परचेज अकाउंट को ही क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। इन दिस केस परचेज अकाउंट इज क्रेडिटेड। क्यों? नॉट द सेल्स अकाउंट, मतलब यहाँ पे हम परचेज अकाउंट को रेट करेंगे, सेल्स अकाउंट को रेट नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज सेल्स हैज नॉट टेकन प्लेस। मतलब यहाँ पे सेल्स नहीं हुई है। देखो कंफ्यूज मत हो, इधर आओ। हम क्या समझते हैं, जैसा सोल्ड गुड्स मतलब बिजनेस में हमने गुड्स बेचे, मतलब गुड्स जा रहे हैं, तो क्या करते हैं हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ पे भी सेम हो रहा है, गुड्स जा रहे हैं, पर क्या आपने गुड्स बेचे हैं? नहीं, मैंने बेचे नहीं है। ये क्या कर रहा है, ये मेरा ओनर ले गया प्राइवेट या पर्सनल यूज के लिए। मतलब मेरे बिजनेस से गुड्स तो कम हुआ पर कोई सेल नहीं हुई, तो यहाँ पे मैं सेल अकाउंट यूज नहीं करूंगा। यहाँ क्या करूंगा, मैं जो मेरा परचेज अकाउंट है ना उसी को यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगा। जब मैं गुड्स लाया था तो मैंने उसे डेबिट किया था, अब जब मेरे बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं तो मैं उसे क्रेडिट कर दूंगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है, गुड्स गिवन ऑन चैरिटी, मतलब आपने गुड्स एज अ चैरिटी दे दिए। अभी एक बात बताओ, आपने गुड्स को एज अ चैरिटी दिया, मतलब क्या करा, आपने गुड्स एज अ डोनेट कर दिया। तो अभी जो आपने डोनेट किया है, क्या आपने वो सेल किया है? क्या उसके बदले आप कुछ पैसा लोगे? नहीं भाई, अगर पैसा ले लिया तो फिर चैरिटी डोनेशन ही किस बात का हुआ। तो मतलब आपके बिजनेस से गुड्स गया, वो उसके बदले में कुछ आया नहीं, मतलब यहाँ पे भी आपकी सेल नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम परचेज अकाउंट जो है ना उसी को क्रेडिट कर देंगे, और जो हमारा चैरिटी अकाउंट है वो हमारा डेबिट हो जाएगा। इन दिस केस परचेज अकाउंट इज क्रेडिटेड एज गुड्स आर गोइंग आउट फ्रॉम बिजनेस बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ सेल। जो मैंने आप लोगों को समझाया, गुड्स बिजनेस से जा रहे हैं पर वो सेल नहीं हो रहे हैं, इसीलिए हम सेल्स अकाउंट नहीं परचेज अकाउंट को यूज करेंगे। चैरिटी एक्सपेंसेस, चैरिटी क्या है, वो खर्चा है, चैरिटी इज द एक्सपेंस फॉर बिजनेस। तो एंट्री क्या हो जाएगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज गुड्स वर्थ ₹1 लाख गिवन एज अ चैरिटी। अभी ना देखो क्वेश्चन में ये आपको कंफ्यूज करने के लिए सेल प्राइस साइड में लिख के दे देंगे, पर आपने सेल नहीं करी है, आपने तो गुड्स को एज अ चैरिटी एज अ डोनेशन दिया है। तो अभी ना आप सेल प्राइस को यहाँ पे इग्नोर कर देना। इस तरह के साइड ट्रांजेक्शन में हम क्या करेंगे, सेल प्राइस को इग्नोर कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ जो मेरा गुड्स का कॉस्टिंग है, जो मेरा कॉस्ट प्राइस है, उसी में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करूंगा। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज मेरा ₹1 लाख से रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। इस केस में भी क्या हो रहा है, मैं गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं एज अ फ्री सैंपल, मतलब मैं एज अ फ्री सैंपल जो है ना मेरे बिजनेस से गुड्स दे रहा हूं। मैंने कोई नया प्रोडक्ट, नया कुछ भी ये चीज बिजनेस में इंट्रोड्यूस करा, पर वो कस्टमर तक पहुंचे कैसे, उसकी कस्टमर तक रीच बढ़ाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो यहाँ भी सेम केस है, यहाँ भी मेरे बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं पर नॉट इन दी फॉर्म ऑफ सेल, उसके बदले मुझे कुछ पैसा नहीं आ रहा है, मतलब बिजनेस से गुड्स जा रहा है पर कुछ पैसा नहीं आ रहा है, मतलब मेरी सेल नहीं है। तो यहाँ भी क्या होगा, मेरा सेम परचेज अकाउंट मेरा क्रेडिट हो जाएगा। पर यहाँ पे जो गुड्स जा
आ रहे हैं वो क्या मैं चैरिटी या डोनेशन के लिए दे रहा हूँ? नहीं, उससे क्या कर रहा हूँ मैं मेरे बिजनेस का एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, मेरे बिजनेस की मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैंने जो गुड्स दिए वो एज अ फ्री सैंपल में लोगों को दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा एडवर्टीजमेंट अकाउंट जो है ना वो डेबिट हो जाएगा, मतलब मेरा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट जो है वो इस केस में मेरा डेबिट हो जाएगा, और जो मेरा परचेज अकाउंट है वो मेरा क्रेडिट हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा कोई ट्रांजेक्शन दिखे ना, गुड्स गिवन एज अ फ्री सैंपल, तो फ्री सैंपल का मतलब है आप बिजनेस का इनडायरेक्ट वे में मार्केटिंग कर रहे हो, इनडायरेक्ट वे में आप आपके गुड्स जो आपने नए लॉन्च करे उसकी रीच कस्टमर तक बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दोगे, और क्योंकि मेरे बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं पर वो सेल की फॉर्म में नहीं जा रहे हैं, उसके बदले मुझे कुछ पैसा नहीं आ रहा है, इसलिए मैं करूंगा परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है मेरा, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। मेरे बिजनेस से गुड्स का लॉस हो गया, मे बी आग लगने की वजह से, या फिर मेरे बिजनेस में चोरी हो गई, चोरी होने की वजह से या फिर आग लगने की वजह से जो भी मेरे बिजनेस में गुड्स का लॉस होगा उसका हमें अभी रिकॉर्डिंग, उसका कैसे हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे हम अभी समझने वाले हैं। अभी ना sometime because of some uncertain circumstances, कुछ uncertain circumstances की वजह से बिजनेस में फेस लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू थेफ्ट और फायर। तो ये भी क्या है, मेरे बिजनेस का लॉस है, इसके नाम में क्या है, लॉस है। लॉस से समझ में आ रहा है मतलब क्या होगा, ये डेबिट होगा। हमने ऊपर मॉडर्न अप्रोच में ये पढ़ लिया था, लॉस और एक्सपेंसेस को मैं डेबिट करता हूं, मतलब ये लॉस हो रहा है मतलब ये डेबिट होगा, ये मेरा खर्चा है, दिस इज लॉस फॉर बिजनेस। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, लॉस बाय थेफ्ट, अगर चोरी हुई है तो लॉस बाय थेफ्ट, और अगर आग लगी है तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्योंकि मेरे बिजनेस से गुड्स तो जा रहे हैं ना। देखो भाई, जब भी आपके बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं पर वो इन दी फॉर्म ऑफ सेल नहीं जा रहे हैं, सिंपल सा ट्रिक है वो समझ लो, आपके बिजनेस से गुड्स जा रहा है पर वो इन दी फॉर्म ऑफ सेल नहीं जा रहा है, वो किसी और वे में जा रहा है, उससे आपको कुछ बेनिफिट, मतलब बेनिफिट नहीं हम ऐसा बोलेंगे, उससे आपको कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, फिर आपके परचेज अकाउंट को ही वहां पे हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर सकते, वहां पे हमें परचेज अकाउंट को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। पर ना अभी एक ट्विस्ट आता है, वो है इंश्योरेंस का ट्विस्ट। किसका ट्विस्ट, इंश्योरेंस का ट्विस्ट। कई बार ना हमारे बिजनेस में आग लग गई, आग लगने से हमको नुकसान हो गया, पर कई बार आपने इस इंश्योरेंस वर्ड आज से पहले सुन लिया होगा। इंश्योरेंस क्या होता है, मतलब हमने जो हमारे गुड्स बिजनेस में आग लगी है, उससे जो गुड्स का नुकसान हुआ है उसका हमने पहले से ही इंश्योर करा रखा था, हमने इसका इंश्योरेंस ले रखा था। तो जब मैंने इंश्योरेंस ले रखा है तो उस केस में फिर मैं क्या एंट्री करूंगा, ठीक है, वो समझते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे भी ना दो केस हो सकते हैं। दो केस कौन कौन से, या तो मैंने इंश्योरेंस ले रखा है या फिर मैंने इंश्योरेंस नहीं ले रखा। अगर मैंने इंश्योरेंस नहीं ले रखा फिर तो मैं सिंपल एज अ लॉस पूरा रिकॉर्ड कर दूंगा, मतलब जो मैंने ऊपर एंट्री समझी थी, कौन सी एंट्री, ये वाली एंट्री, लॉस बाय थेफ्ट या फिर लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, पर मैंने इंश्योरेंस ले रखा है। अभी यहाँ पे भी दो केस हो सकते हैं, क्या मेरे गुड्स फुल्ली इंश्योर्ड है या फिर वो पार्शियली इंश्योर्ड है, मतलब या तो मेरे गुड्स फुल्ली 100% इंश्योर है या फिर 100% से कम, मतलब मैंने 50% गुड्स को इंश्योरेंस लिया, 50% का मैंने इंश्योरेंस नहीं लिया। तो इन दोनों केस में हम कैसे एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। गुड्स वर्थ ₹1 लाख वर डिस्ट्रॉय बाय फायर। गुड्स जिनकी वैल्यू 1 लाख रुपए थी वो आग लगने से पूरे जल के खत्म हो गए, ठीक है। अभी केस 1, नो इंश्योरेंस इज टेकन, मैंने कोई भी इंश्योरेंस नहीं ले रखा है। तो फिर तो क्या होगा, मतलब कोई इंश्योरेंस नहीं, मतलब जो भी आपके बिजनेस में आग लगने से गुड्स का नुकसान हुआ वो आपका सीधा सीधा पूरा लॉस हो जाएगा, और लॉस है तो मतलब क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, मेरा परचेज अकाउंट गुड्स जा रहा था, परचेज अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा 1 लाख एंड 1 लाख से, ठीक है। पहला केस सिंपल था, हमने ऊपर ही समझ लिया है। अभी नेक्स्ट समझते हैं। इंश्योरेंस कंपनी, हमने इंश्योरेंस, अभी नेक्स्ट केस क्या, हमने इंश्योरेंस ले रखा है। अभी इंश्योरेंस ले रखा है, इसमें भी दो केस हो सकते हैं, फुल्ली या फिर पार्शियली। तो इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द फुल 100% क्लेम, मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा 100% क्लेम एक्सेप्ट कर लिया। तो सबसे पहले तो क्या होगा, लॉस हो गया। तो जो आग लगी, आग लगने टाइम में बिजनेस से गुड्स चले गए, तो पहली एंट्री तो बिना सोचे समझे आग बंद करे कर देना, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज 1 लाख और 1 लाख, पूरे अमाउंट से हम लॉस तो एक बार का रिकॉर्ड कर लेंगे और हमारे बिजनेस से गुड्स को 1 लाख रुपए खत्म कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी में हम जाके कंप्लेन फाइल करेंगे, हम एक कंप्लेन लॉन्च करेंगे कि हमने जिन गुड्स का इंश्योरेंस ले रखा था वो गुड्स अभी जलकर राख हो गए और उसके बदले हमें इंश्योरेंस का पैसा चाहिए। तो जब इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे और कंप्लेन लॉन्च करोगे ना, तो आप ये सोचोगे कि भाई मुझे जो मैंने गुड्स इंश्योर कर रखे थे उसका पूरा पैसा मिल जाएगा। तो आपकी सेकंड एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। यहाँ पे क्या होगा, मैं कंप्लेन लॉन्च करूं, मतलब मैं इंश्योरेंस क्लेम जो मुझे आगे मिलेगा
इंश्योरेंस क्लेम वो आपका रिसीवेबल है, रिसीवेबल है मतलब आपका डेबिट होगा, आपकी एसेट है आपको बिजनेस में मिलेगी तो उसको मैं डेबिट करूंगा। तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। तो मतलब क्या करूंगा मैं, कंप्लेन जब मैं लॉन्च करूंगा तो मैं उस टाइम पे ये एंट्री कर दूंगा, इंश्योरेंस रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर 1 लाख रुपीज से 1 लाख रुपीज से। समझ में आया? यहाँ पे मैंने इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल को डेबिट क्यों करा, क्यों? क्योंकि मेरे बिजनेस को फ्यूचर में पैसा मिलेगा, ये मेरे बिजनेस की फ्यूचर में मेरे बिजनेस के अंदर पैसा आएगा, मतलब एसेट मेरे बिजनेस की बढ़ेगी, बढ़ेगी तो क्या होगा, डेबिट होगा। और ये किसके अगेंस्ट मुझे मिल रहा है, लॉस बाय फायर के अगेंस्ट मिल रहा है, इसलिए मैं लॉस बाय फायर को कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। अभी जब मुझे क्लेम अमाउंट मिल जाएगा, जब मुझे क्लेम अमाउंट मिल जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे को पैसा आया मतलब ये तो बैंक या कैश कुछ भी डेबिट हो जाएगा, और उसके अगेंस्ट जो मैंने इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल को खड़ा किया था वो मैं खत्म कर दूंगा, तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट मेरा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? पहला केस, सॉरी सेकंड केस जहां पे आपको 100% आपका इंश्योरेंस जो है एक्सेप्ट हो गया है। तो अगर मेरा 100% इंश्योरेंस एक्सेप्ट हो गया तो पहली एंट्री तो आंख बंद करके बिना सोचे समझे हमें कर देनी है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। दूसरी एंट्री जब आप इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च करोगे तो उस टाइम पे क्या एंट्री होगी, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। ये दो एंट्री तो आपको कर ही देनी है। इसके बाद हम ये देखेंगे क्लेम कितना एक्सेप्ट हुआ। अगर 100% एक्सेप्ट हो गया तो जो पैसा मिलेगा तो हम सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट की एंट्री कर देंगे। पर आपको पूरा क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ, कुछ पार्शियल क्लेम आपका एक्सेप्ट हुआ है। तो जैसे नेक्स्ट केस, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट 60% क्लेम अमाउंट, मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ 60% क्लेम ही जो है वो अप्रूव किया है, तो यहाँ पे हमें पूरा क्लेम नहीं मिला है। तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी, आपको जो पैसा मिलेगा वो मात्र 60,000 रुपीज से आपको पैसा मिलेगा। तो बैंक अकाउंट में आपको कितना आ जाएगा, 60,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, और जो आपने इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल ऊपर खड़ा किया था वो आपको पूरा खत्म करना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल आपका पूरा 1 लाख से क्रेडिट हो जाएगा, जितना रिकॉर्ड किया था वो पूरा हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। और इनका डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, मेरा लॉस बाय फायर हो जाएगा। लॉस बाय फायर मेरा 40,000 से डेबिट हो जाएगा, मेरा एक्सपेंस है लॉस तो डेबिट होगा। और कितने अमाउंट डेबिट होगा, मुझे कितना मैंने क्लेम लॉन्च किया था, मैंने कितने की क्लेम फाइल करा था और उसके बदले मुझे कितना पैसा मिला, उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो मेरा लॉस बाय फायर में ऐसे मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, वो मेरा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया इंश्योरेंस वाला कॉन्सेप्ट? अभी ना बैंकिंग ट्रांजेक्शन है बहुत सिंपल होती है, कुछ नहीं है, हम लोग फटाफट कवर कर लेंगे। देखो, कैश डिपॉजिट, आपने बिजनेस से कुछ कैश है वो बैंक में डिपॉजिट कराया, तो अभी देखो क्या हो रहा है, आपके बिजनेस से कैश तो जा रहा है पर वो कैश जाकर आपके बैंक अकाउंट में जा रहा है ना, मतलब कैश जा रहा है और आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे बैंक में पैसा बढ़ रहा है और कैश मेरे बिजनेस से जा रहा है, कैश जा रहा है मतलब मेरे बिजनेस से एसेट जा रही है, तो एसेट क्या हो जाएगी मेरी, जा रही है मतलब वो एसेट क्रेडिट हो जाएगी, कम हो रही है, तो मेरा कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, देखो दोनों बैंक अकाउंट भी आपके बिजनेस का ही है, कैश भी आपके बिजनेस का ही है, पर आपने कैश डिपॉजिट कराया मतलब क्या हुआ, जो आपने किसी बैंक में आपका अकाउंट खुला रखा है उस अकाउंट के अंदर भी पैसा जाके वो जमा हो गया। आपके बिजनेस से तो कैश चला गया ना, तो मतलब कैश चला गया तो कैश को मैं कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, पर वो पैसा गया कहाँ, वो बैंक में गया, और बैंक भी क्या मेरा ही है, इनडायरेक्टली मेरे बैंक वाली एसेट, मतलब मेरे जो गल्ले के अंदर पैसा पड़ा था वो यहाँ से हटके मेरे बैंक अकाउंट में जाके जमा हो गया है, तो मेरा बैंक का अमाउंट बढ़ गया है, मतलब मेरी एसेट इनडायरेक्टली बैंक की एसेट बढ़ गई है, तो मैं बैंक अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। ठीक है, सेम कैश विड्रॉ, मतलब क्या हुआ, आप बैंक से कैश निकाल कर लेकर आ गए तो मेरे बिजनेस में कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, और मेरे बैंक से कैश कम हो गया तो कैश अकाउंट मेरा क्रेडिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। थर्ड, बैंक चार्जेस, मतलब बैंक ना आपने आप लोग को कई बार एसएमएस आता होगा, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड रुपीज इतना इतना इतना, मतलब बैंक क्या करता है, कई बार हमसे चार्जेस लेता है जो भी हमें सर्विस प्रोवाइड करता है उसके लिए। तो मतलब क्या मेरा खर्चा है, ये मेरा बैंक चार्जेस क्या मेरा खर्चा है, तो बैंक चार्जेस क्या हो जाएगा, मेरा डेबिट हो जाएगा क्योंकि मेरा एक्सपेंस है। और बैंक आपको कैश नहीं देता है चार्जेस में, वो क्या करता है, जो बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है ना वहीं से वो माइनस कर लेता है, तो मेरा बैंक का जो पैसा है वो कम हो जाएगा, मतलब मेरा इनडायरेक्टली बैंक का पैसा कम हो रहा है, तो मतलब मेरा एसेट कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है मतलब मेरा बैंक जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अभी इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, कई बार बैंक हमसे इंटरेस्ट भी चार्ज करता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट मेरा खर्चा है तो इंटरेस्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, और वो भी सीधा मेरे बैंक अकाउंट के पैसे जो पड़ा है उसमें से कम हो जाएंगे, मतलब मेरा बैंक का पैसा कम हो जाएगा, तो बैंक मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? सिंपल ट्रांजैक्शन, इसलिए हम इसको फटाफट कवर कर रहे हैं। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, कई बार बैंक हमें क्या करता है, जो हमने बैंक में पैसा रख रखा है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी देता है, अभी बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है मतलब क्या है, वो मेरी इनकम है, मतलब वो मेरे बैंक के बैलेंस को बढ़ा रहा है, मतलब मेरे बैंक के पैसे को बढ़ा रहा है, तो मेरा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और इंटरेस्ट रिसीव मेरी इनकम है, और इनकम जब भी होती है तो उस इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अभी कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक, अभी बैंक से पर्सनल यूज के लिए कैश कुछ विड्रॉ कर लिया तो वो क्या हो गया, मेरा ड्रॉइंग हो गया, एक तरह से ड्रॉइंग क्या होता है, मेरा डेबिट होता है, और मेरे बैंक से पैसा कम हो रहा है मतलब मेरे बैंक से कैश कम हो रहा है, तो बैंक मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? सिंपल ट्रांजैक्शन थे बैंकिंग से रिलेटेड, एक बार दोबारा आप देख लेना, बट ये बहुत सिंपल है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ये ट्रांजैक्शन आप इजीली कर लोगे। लास्ट हमारा है पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। अभी एक बात बताओ,
ये इनकम टैक्स जो है ना, ये क्या होता है, ये इनकम के ऊपर जो हम टैक्स पे करते हैं वो होता है। अभी इनकम किसकी है, बिजनेस में जो भी इनकम हो रही है वो किसकी है, वो हमारे ओनर की है। तो इनकम पे जो टैक्स होगा वो भी किसका होगा, ओनर का होगा। तो अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो ना, तो आप ओनर के बिहाफ पे टैक्स पे कर रहे हो। तो ओनर के बिहाफ पे आप कुछ भी बिजनेस से पे करोगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा ड्रॉइंग हो जाएगा। तो जो भी इनकम टैक्स होता है ना, वो इनकम टैक्स को हम एज ड्रॉइंग मानते हैं, इसलिए हम ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट को, मतलब हमारे बैंक से पैसा जाएगा तो हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्या लिखा हुआ है, सिंस ऑल द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस बिलोंग टू प्रोप्राइटर, जो भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस है वो ओनर का है, वो प्रोप्राइटर का है। तो उसके ऊपर जो भी टैक्स होगा वो भी किससे बिलोंग करेगा, प्रोप्राइटर से ही बिलोंग करेगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको एज ए ड्रॉइंग ट्रीट करूंगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, समझ में आया। और इसी के साथ हमारा पूरा जर्नल एंट्री चैप्टर कवर हो गया है। पार्ट 2 में हमने सारे स्पेशल ट्रांजेक्शन जो थे, जो भी इंपॉर्टेंट एंट्रीज थी, गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो गया, मेरे बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो गए, उसके बाद एसेट से रिलेटेड उसको सेल करने पे गेन या लॉस होगा, वो सब हमने सारा कवर कर लिया है। आपने पार्ट 1 देख लिया, आपने पार्ट 2 देख लिया, इसके बाद आप ना कोई सा भी क्वेश्चन करने के लिए भी रेडी हो चुके हो। अपनी रेफरेंस बुक उठा लो अब और क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अभी ना हम लोगों ने एक क्वेश्चन ऊपर छोड़ा था, वो हम फटाफट से देख लेते हैं और उसके बाद फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। डिस्काउंट वाला जो हमने क्वेश्चन था, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है यस, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो फटाफट से हम ये डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं और उस पर इस वीडियो को एंड करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑफ लिस्ट प्राइस ₹1 लाख एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। मतलब आपने रोहन से कुछ गुड्स खरीदे 1 लाख रुपए के 15% ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर। अभी ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, हम सीधा लिस्ट प्राइस में से जो प्राइस है उसमें से माइनस कर देते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं गुड्स खरीद रहा हूँ, मतलब मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है, गुड्स आ रहे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और किससे मैं उधार में ले रहा हूं, तो रोहन का अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा और यहाँ पे मैं सीधा जो अमाउंट है ये 1 लाख, इसमें से ही 15,000 रुपीज 15% जो है वो माइनस कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा 15,000, तो मेरी एंट्री कितने से रिकॉर्ड हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन 85,000 एंड 85,000 बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रोहन। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़े, नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू राहुल ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। आपने राहुल को गुड्स बेचे 50,000 के 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब सिंपल क्या, आपने सेल करा, सेल किया वो भी उधार में, मतलब राहुल को, तो राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये एंट्री क्लियर है। 50,000 का माल था, 10% ट्रेड डिस्काउंट में बेचा, मतलब 50,000 में से हम 10% माइनस कर देंगे, मतलब 45,000। तो एंट्री हो जाएगी हमारी 45,000 से राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स 45 एंड 45। ट्रेड डिस्काउंट को कहीं भी एंट्री में शो नहीं करते हैं। रिसीव कैश फ्रॉम राहुल ₹40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। सॉरी, मतलब हमको राहुल से कैश मिला कितना, 40,000 रुपीज इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हमको राहुल से लेने कितने थे, हमने यहाँ पे जो सेल करी थी वहां पे मैं राहुल से लेने कितने थे, 45,000 रुपीज हमको राहुल से लेने थे, पर हमें मिले कितने, हमें मिले हैं 40,000 रुपीज। मतलब हमने क्या करा, राहुल को 5,000 का डिस्काउंट अलाउ कर दिया, हमने राहुल को क्या करा, 5,000 का डिस्काउंट दे दिया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट 40,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 5,000 टू राहुल अकाउंट 45,000। ठीक है, समझ में आया, यहां तक मेरे साथ हो। आगे बढ़े, ब्रॉड गुड्स फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस 60,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। आपने कुछ गुड्स खरीदे, उसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है। अभी ये अच्छे से समझो, ये इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, ब्रॉड गुड्स फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस 60,000, आप 60,000 रुपए की प्राइस के गुड्स बिजनेस पे लेकर आए हो एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले जो गुड्स हम लेके आए उसकी एंट्री कर लेते हैं। मतलब क्या एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मैं गुड्स लेके आया, कैश में लेके आया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। 60,000 के गुड्स से 20% ट्रेड डिस्काउंट में लेके आया, तो 60,000 का 20% कितना हो जाएगा मेरा, 12,000, मतलब 48,000 रुपीज के मैं गुड्स बिजनेस में लेके आया हूं। मतलब मेरा परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा 48,000 रुपीज से। वहां पे मैंने 5% का ना कैश डिस्काउंट भी पे किया है, मतलब ये 48,000 जो था ना, इसका 5% अब मेरे को कैश डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है। तो 48,000 का 10% कितना होता है, 4,800, तो उसका अगर मैं आधा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 2,400, मतलब मेरे को 2,400 रुपीज का कैश डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, कैश डिस्काउंट मतलब कैश रिसीव अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा और 48,000 में से 2,400 अमाउंट को माइनस करके जो भी अमाउंट बचेगा उसको मैं कैश में एज अ क्रेडिट दिखा दूंगा। ठीक है, आओ एक बार एंट्री देख लेते हैं। मैंने परचेज किया कितने से, 48,000 से, फिर मैंने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया और डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट किया है। मुझे कितना डिस्काउंट मिला है, 2,400 रुपीज का मुझे डिस्काउंट मिला है। तो जो मेरा कैश मैंने पे किया, कितना पे किया, 45,600 रुपीज का मैंने कैश पे किया है। ठीक है, समझ में आया। मतलब ट्रेड डिस्काउंट को हमें कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करना है, बिजनेस में ट्रेड डिस्काउंट को नहीं दिखाते हैं, पर कैश डिस्काउंट को हम बिजनेस में
हम ट्रांजेक्शन के हम बिजनेस में दिखाते हैं, वो ज्यादा ट्रांजेक्शन कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड लास्ट एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स टू राम ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। राम पेड 10,000 इमीडिएटली। अभी क्या हमने राम को माल बेचा है, कितने का माल बेचा है, 30,000 रुपए का हमने राम को माल बेचा है एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले सिंपल क्या करो, माल बेचा है या माल खरीदा है तो जो भी सेल परचेज डेबिट क्रेडिट करना है ना, ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट माइनस करो और सेल परचेज वो सेल या परचेज अकाउंट में वो अमाउंट डाल दो। सोल्ड गुड्स मतलब हम गुड्स बेचे कितने के, 30,000 के एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 30,000 का 10% कितना हुआ 3,000, मतलब 27,000 का हमने माल बेचा है। तो सीधा हम क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट को तो 27,000 से क्रेडिट कर देंगे। पहला स्टेप क्लियर हुआ। 5% का हमने कैश डिस्काउंट भी दिया है और राम ने हमें ना सिर्फ 10,000 रुपीज इमीडिएटली दिए हैं। अभी ये जो कैश डिस्काउंट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के साथ रिकॉर्ड होता है, मतलब राम ने जितना हमें कैश दिया होगा उसी के ऊपर हम ये 5% का कैश डिस्काउंट उसे देंगे। तो राम ने हमें कितना दिए, राम ने हमें 10,000 रुपीज इमीडिएटली पे करे हैं। तो ये 5% कैश डिस्काउंट है ना, ये सिर्फ 10,000 अमाउंट के ऊपर ही मिलेगा। तो 10,000 का 5% कितना होगा, 500 रुपीज। 10,000 का कितना होगा मेरा 5% सॉरी 500 रुपीज। हाँ, 10,000 का 10% इज 1,000 एंड 5% इज 500 रुपीज। तो मेरे को 500 रुपीज का क्या होगा, कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब मेरे बिजनेस में कैश आया 9,500 का, मेरे पास जो मैंने डिस्काउंट अलाउ किया वो कितने का किया, 500 रुपीज का। तो कैश अकाउंट डेबिट 9,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500, और मैंने मेरा सेल्स कितने से रिकॉर्ड किया था, 27,000 से रिकॉर्ड किया था। तो जो मेरा बैलेंसिंग में होगा वो क्या हो जाएगा, उत्ते से मेरा डेटर खड़ा हो जाएगा। डेटर का मतलब मेरा राम का अकाउंट मेरा खड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार अभी एंट्री देख लेते हैं। एंट्री क्या बोल रही है, कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 9,500 से, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने से, 500 से, और मैंने सेल्स अकाउंट को क्रिएट किया 27,000 रुपीज से। तो मेरा राम अकाउंट जो खड़ा हो जाएगा वो कितने से खड़ा हो जाएगा, 17,000 से मेरा राम के अकाउंट में बैलेंस खड़ा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़े, लास्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स टू श्याम कॉस्टिंग 1 लाख एट 10% प्रॉफिट। ये ट्रांजैक्शन मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लगाया था पार्ट 1 के अंदर। तो अभी इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हमने एक बार लिख के सॉल्व करते हैं। सोल्ड गुड्स टू श्याम कॉस्टिंग 1 लाख एट 10% प्रॉफिट, मतलब मैंने 1 लाख रुपीज का जो गुड्स है ना वो बेचा कितने पे, एट द रेट 10% के प्रॉफिट पे, मतलब मैंने 1,10,000 रुपीज में वो सेल करी है। ठीक है, अलाउिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अभी मैंने कितना किया है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो सीधा मैं क्या करूंगा, 10% का तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट जो है वो सीधा सीधा दे दूंगा। तो इसका 10% मेरा कितना हो जाएगा, 11,000 रुपीज। तो ये कितने का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएगा मेरा, 99,000 रुपीज से मेरा जो है वो सेल्स तो मेरा सीधा 99,000 रुपीज से मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। अभी मैंने 5% का कैश डिस्काउंट भी दिया है और शाम ने मुझे 50,000 रुपए इमीडिएटली पे किए हैं। तो ये 50,000 रुपीज मुझे इमीडिएटली पे हुए ना, इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, 5% कैश डिस्काउंट भी माइनस कर दूंगा। तो इसका 5% कितना होगा मेरा, 2,500। ठीक है, तो यहाँ मेरे को 47,500 का मेरे को कैश रिसीव हो जाएगा। मतलब मेरा कैश अकाउंट जो है वो मेरा डेबिट होगा 47,500 से। मेरा डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,500 रुपीज से, क्योंकि मैंने कैश डिस्काउंट दिया है। ठीक है, मैंने गुड्स बेचे कितने के थे, 99,000 के, मतलब मैंने मेरी सेल्स को क्रेडिट किया था 99,000 रुपीज से। तो मैं 49,000 रुपीज से क्या करूंगा, मेरे शाम के अकाउंट को खड़ा कर दूंगा, मतलब डेबिट कर दूंगा 49,000 शाम के अकाउंट को। ठीक है, आओ एक बार एंट्री देखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट कितने से मेरा 47,500 से मेरे को कैश आया है। डिस्काउंट मैंने अलाउ किया है 5% का 2,500 से, जो मैंने ऊपर देखा। मैंने शाम का अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर दिया 49,000 से, मेरी सेल्स को मैंने क्रेडिट कर दिया 99,000 रुपीज से। ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन था ये, सारे ट्रांजेक्शन थे हमारे गुड्स से रिलेटेड, हमारे डिस्काउंट से रिलेटेड। जब भी हम गुड्स को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो उस पर डिस्काउंट, हमें ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट जो मिला है उससे रिलेटेड हमने सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जर्नल एंट्री चैप्टर पूरा कवर हो गया है। आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया, अभी अपनी रेफरेंस बुक के सारे क्वेश्चंस आप करने के लिए रेडी हो चुके हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपने पेरेंट्स का। बाय बाय, टेक केयर।